हे डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मा इंस्टीट्यूशन। आज हम बात करेंगे एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स के अंदर अमाइनो ग्लाइकोसाइड कैटेगरी की। इससे पहले सल्फोनामाइड, फ्लोरोक्विनोलोन्स, टेट्रासाइक्लिन, इन सब के ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। सो हम आज बात करें अमाइनो ग्लाइकोसाइड, जिसमें अमाइनो ग्रुप जो है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स के साथ अदर अमाइनो शुगर्स के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे कि स्ट्रेप्टासीन, ये एक तरीके की अमाइनो शुगर है, उसी से मिलकर के हमारी अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स बनती है। ठीक है, अब इसमें कुछ सिस्टमिक ड्रग्स आती हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कानामाइसिन, टोबेरामाइसिन, अमाइकेसिन, सीसोमाइसिन, डेटेलिमाइसिन और पेरोमोमाइसिन। ये सारे के सारे हमारे सिस्टमिक है। टॉपिकल में अगर हम देखें तो नियोमाइसिन और फ्रामाइसिन, जैसे कि सोफ्रामाइसिन, ये हमारे टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए हम यूज करते हैं। अब अगर डायरेक्टली हम इसके मैकेनिज्म पे आए तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिमिलर होता है, जैसा कि अभी तक हमने टेट्रासाइक्लिन में पढ़ा है, सिफेलोस्पोरिन्स में पढ़ा है, कि प्रोटीन की सिंथेसिस को ये इनहिबिट कर देते हैं। वो प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ इनहिबिट होती है? किसी भी बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, तो सेम ही मैकेनिज्म इसमें भी है। थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी हमारा बैक्टीरिया है, ये हमारी बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल के अंदर भी वैसे ही प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, जैसे कि किसी नॉर्मल सेल में होता है, कि डीएनए से जो भी हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो हमारा आरएनए मैसेंजर आरएनए कॉपी करके हमारे राइबोसोमल यूनिट तक लेके जाता है। फिर ठीक है, जो हमारा राइबोसोम है वहां पे मेन प्रोटीन सिंथेसिस का काम होगा। तो राइबोसोम में भी दो यूनिट्स होती हैं, दो सब यूनिट्स होती है, 50S राइबोसोम और 30S राइबोसोम। इन दोनों के ऊपर भी दो साइट्स होती है, एक होता है एक्सेप्टर साइट जो कि ए से डिनोटेड है, और एक होता है पी यानी कि पॉलीपेप्टाइड साइट। तो जो भी अमाइनो एसिड है, अब जो हमारा टीआरएनए है वो किसी नए अमाइनो एसिड को लेकर के आएगा, एंटीकोडोन्स को लेकर के आएगा, और आकर के हमारे एक्सेप्टर साइट पे बाइंड हो जाएगा। एक्सेप्टर साइट पे जब टीआरएनए बाइंड हो रहा है तो यहाँ से अलग अलग अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ता जाएगा, जिसकी वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है। ठीक है, तो अब ये जो अमाइनो एसिड जब जुड़ते रहते हैं तो उसमें रोल होता है हमारे पी और ए का। बहुत अच्छे से हम इसको डिस्कस कर चुके हैं टेट्रासाइक्लिन वाली वीडियो में, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं अच्छे तरीके से समझने के लिए। अब यहाँ पे जब नया अमाइनो एसिड आया तो फिर क्या होगा, जो हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन वाला जो साइट है, यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप है ये ट्रांसफर हो जाएगा हमारे एक्सेप्टर वाली साइड पे, और नए वाले अमाइनो एसिड को एक्सेप्ट करके वापस से अपने साथ लेके चला जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन बार बार ग्रो होती रहेगी। अब सपोज यहाँ पे 10 अमाइनो एसिड जुड़ने से एक प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, तो जैसे ही 10 अमाइनो एसिड जुड़ गए तो एक नया प्रोटीन बन जाएगा। अब हमने बैक्टीरिया के अंदर इस नए प्रोटीन की सिंथेसिस को ब्लॉक करनी है, ताकि बैक्टीरिया आगे ग्रोथ ना कर पाए, उसका डिफरेंशिएशन ना हो जाए और वो मर जाए। ठीक है, ग्लाइकोसाइड इस पे कैसे एक्शन करता है कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड बैक्टीरिया सेल के अंदर एंटर करेगा और आकर के इस एक्सेप्टर सेल पे आकर के खुद बाइंड हो जाएगा। यानी कि जो ये टीआरएनए बाहर से नए अमाइनो एसिड को लेकर के आ रहा था, इसको बाइंड नहीं होने देगा। उसके अलावा ये क्या करता है, जो भी इसमें एंटीकोडोन्स होते हैं, ये एंटीकोडोन्स सेट होते हैं किसके हिसाब से? जैसा एमआरएनए में कोडोन सेट होता है, जैसा बेस पेयर का यहाँ पे कोड होगा, उसी हिसाब से यहाँ पे एंटीकोडोन आकर के जुड़ेंगे, और वही अमाइनो एसिड, उसी टाइप का अमाइनो एसिड आकर के जुड़ेगा, जिसकी वजह से पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन बन पाएगा। ठीक है, लेकिन ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड क्या करते हैं, ये जो एमआरएनए में प्रोटीन में जो बेस पेयर्स होते हैं, उन बेस पेयर्स को भी डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से गलत एंटीकोडोन आकर के यहाँ पे जुड़ता है और गलत टाइप का प्रोटीन नहीं बनेगा, जो कि पर्टिकुलर टाइप के बैक्टीरियल फंक्शन में यूज हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, अब डिफेक्टिव प्रोटीन बनने की वजह से जो सेल है अपना ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, जो भी फंक्शन है वो नहीं कर पाएगी, और ये बैक्टीरियोस्टैटिक बैक्टीरियोसाइडल एक्शन दिखा सकता है हाई डोसेस। अब जिस मैकेनिज्म को भी हमने डायग्रामेटिक फॉर्म में पढ़ा है, उसी को हम फ्लो चार्ट में समझ लेते हैं कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो है वो बैक्टीरिया सेल वॉल के अंदर एंटर कर जाते हैं बहुत इजीली। ऑक्सीजन डिपेंडेंट एंट्रेंस इनका होता है। ठीक है, अब उसके बाद जाकर के 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे बाइंड करते हैं। अभी हमने देखा था 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे जब बाइंड करते हैं तो उसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस को ये इनहिबिट कर देते हैं, क्योंकि नया अमाइनो एसिड ये वहां पे नहीं जोड़ने देते हैं एक्सेप्टर साइट पे, जिसकी वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाती है। ठीक है, सेकेंडली ये क्या करते हैं कि कॉज मिसलेनिंग ऑफ द कोडोन्स, जो भी हमारा एमआरएनए बेस पेयर्स का जो भी कॉपी लेकर के आया है, ठीक है, इससे जो एंटीकोडोन मिलने वाले हैं इसको मिसमैच कर देते हैं। अब इस मिसमैच की वजह से क्या होता है, या तो प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, कि पहले ही जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो नहीं हो पाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, रुक जाएगी बीच में, या फिर हो सकता है कि इस एंटीकोडोन के गलत मैच होने की वजह से कुछ गलत अमाइनो एसिड जो है वो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन में मिक्स हो जाए। ठीक है, सपोज किसी अलग तरीके का अमाइनो एसिड जुड़ना था, सपोज ये सारे ब्लू एक जैसे हैं और इसमें कोई
रॉन्ग अमाइनो एसिड जो कि ब्लैक कलर का था वो जुड़ गया, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि डिफेक्टिव प्रोटीन बनेगा। डिफेक्टिव प्रोटीन की वजह से क्या होगा कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ द डिफेक्टिव प्रोटीन इन द बैक्टीरियल सेल वॉल, कि बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर वो डिफेक्टिव प्रोटीन अगर लग गया तो उसकी वजह से क्या होगा, सेल वॉल को स्ट्रांग होना जरूरी है। अब डिफेक्टिव प्रोटीन लग जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो परमेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। मतलब सेल वॉल स्ट्रांग होनी चाहिए थी, अब वो वीक हो गई है, जिसकी वजह से इजीली जो सेल है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है और ये कॉज करेगा बैक्टीरियोसाइडल एक्शन, ठीक है। नया प्रोटीन भी बन नहीं रहा है, जो बना हुआ है वो डिफेक्टिव है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया अल्टीमेटली मर जाएगा, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ रेसिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मैकेनिज्म हो सकता है कि जो बैक्टीरिया सेल है जिसके अंदर अमाइनो ग्लाइकोसाइड इजीली एंटर कर जा रहा था, तो ये जो एंट्री है सेल के अंदर, बैक्टीरिया अपने अंदर अमाइनो ग्लाइकोसाइड को एंटर ही ना करने दे। या फिर हो सकता है कि जो हमारा 30S राइबोसोमल सब यूनिट है, जहाँ पे आकर के जो हमारा अमाइनो ग्लाइकोसाइड है वो बाइंड कर रहा था, उस 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे जो हमारा अमाइनो ग्लाइकोसाइड से वो जाकर के बाइंड ही ना कर पाए। या फिर हो सकता है कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स को जो हमारी बैक्टीरियल सेल है वो उसको कुछ चेंज कर दे, उसको फॉर्म चेंज कर दे, उसका मेटाबॉलिज्म कर दे, उसमें कुछ डिस्ट्रप्शन कर दे, जिसकी वजह से अमाइनो ग्लाइकोसाइड आकर के एक्सेप्टर साइट बाइंड ना हो पाए और प्रोटीन की सिंथेसिस ना रुक पाए, ठीक है। ये मैकेनिज्म है कुछ इसके रेजिस्टेंस के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एरियाज। तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स का जो सेफ्टी मार्जिन है बहुत कम है, इसकी वजह से इसके एरियाज बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। इसकी जो डोज है 3 to 5 mg per kg पर डे है, ठीक है। अब इसके जो एरियाज आते हैं, सबसे मेन एरिया है ओटोटॉक्सिसिटी यानी कि हियरिंग लॉस। जो हमारा क्रेनियल नर्व है, ठीक है, 8th क्रेनियल नर्व को ये डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से हियरिंग लॉस हो सकता है परमानेंट, ठीक है। दो तरीके से हो सकता है, या तो वेस्टिबल डिस्फंक्शन होगा या फिर कॉक्लियर डैमेज। कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि वेस्टिबल डिस्फंक्शन कर देती है, जैसे कि जेंटामाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये सब वेस्टिबल डिस्फंक्शन करती हैं, जिसकी वजह से इंटेंस हेडेक हो सकता है, डिजीनेस, सर घूम सकता है, नॉजिया, वॉमिटिंग एंड एटेक्सिया। एटेक्सिया मतलब मोटर इनकोऑर्डिनेशन। जैसे हम जब हमारा मोटर नर्व्स कोऑर्डिनेटेड है तो हम नॉर्मल सिंपल तरीके से चल सकते हैं, लेकिन अगर वो इनकोऑर्डिनेटेड हो गई तो उसकी वजह से नॉर्मल हम चल भी नहीं पाएंगे, लड़खड़ाते हुए चलेंगे, सही तरीके से हमारी बॉडी में बैलेंस नहीं बन पाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एटेक्सिया। अब नेक्स्ट आ जाता है कॉक्लियर डैमेज। तो कुछ ड्रग्स होती है जैसे कि अमाइकासिन है, तो ये ड्रग्स क्या करती हैं, कॉक्लियर डैमेज कर देती हैं, जिसकी वजह से टिनिटस यानी कि कान में कॉन्स्टेंटली एक बेल की आवाज सुनाई देती है, और या फिर डीफनेस हो सकती है जो कि परमानेंट भी हो सकती है, ठीक है। तो ये ड्रग दो है, वेस्टिबल डिस्ट्रक्शन और कॉक्लियर डैमेज कर सकती है। वेस्टिबल और कॉक्ली अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो हमारे ईयर की ही पार्ट होते हैं, ठीक है, ये दोनों डैमेज हो जाते हैं। उसके अलावा ये कॉज कर सकती है नेफ्रोटॉक्सिसिटी, और हाईएस्ट जो टॉक्सिसिटी है वो नियोमाइसिन शो करती है, ठीक है। अब जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी है, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो कि ओल्डरली है या फिर जिस पेशेंट को ऑलरेडी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी और ज्यादा हाईएस्ट हो सकती है, ठीक है। लास्टली ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग कर सकती है, जिसकी वजह से स्लीप एपनिया हो सकता है। एपनिया दैट मीन सांस लेने में प्रॉब्लम होना। उसके अलावा मस्कुलर पैरालिसिस यानी कि मसल्स एकदम से पैरालाइज हो जाएंगी, ठीक है, मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, वहां पे सेंसेशन नहीं जाएगा। अब इसके अलावा हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस भी शो कर सकती है, बट बहुत रेयर कंडीशन में होता है वो। नेक्स्ट आ जाता है ड्रग इंटरेक्शन। प्रेगनेंसी में ये बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि फीटल एबनॉर्मलिटी ये कॉज कर सकती है। उसके अलावा जो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स हैं, जैसे कि हमारी नसेट्स हैं, हमें पता है कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकती हैं, या फिर एम्फोटेरिसिन बी है, वेनकोमाइसिन है, सस्प्लेटिन, जो कि नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं, ठीक है, यानी कि हमारी किडनी को डैमेज कर सकती है। उसके साथ अगर हम अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स को दे देंगे तो वो और ज्यादा डैमेज कर देगी, इसलिए आपस में इनको साथ में देना बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। उसके अलावा ऐसा पेशेंट जो कि ऑलरेडी किडनी से रिलेटेड डिजीज है, तो उसके साथ भी हम उसको नहीं देंगे, या फिर किसी का किडनी डैमेज है तो उसको भी हम अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स नहीं देते। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके यूजेस। तो यूजेस में जेंटामाइसिन को हम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अगर किसी क्रिटिकल पेशेंट्स को है, जैसे कि एड्स का पेशेंट क्रिटिकल होता है, कैंसर का पेशेंट क्रिटिकल होता है, तो उस केस में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन अगर उसको हुआ है तो यूज कर सकते हैं। उसके अलावा बर्न्स में यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं। निमोनिया अगर किसी पेशेंट को है तो यूज कर सकते हैं। उसके अलावा मिडिल ईयर आई या फिर ईयर में इन्फेक्शन है तब यूज कर सकते हैं। उसके अलावा सेप्टिसेमिया और मेनिंजाइटिस, ठीक है, सेप्टिसेमिया यानी कि सेप्टिस अगर बॉडी के अंदर हो गया है, और मेनिंजाइटिस यानी कि मेनिंजिस लेयर में अगर इन्फ्लेमेशन हो गई है तो उसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन को हम टीबी में यूज कर सकते हैं। अब अगर आपने टीबी पढ़ा है तो उसमें हमने पढ़ा होगा कि फर्स्ट लाइन ड्रग में हम स्ट्रेप्टोमाइसिन को यूज करते हैं, ठीक है, टीबी के लिए, यूटीआई के लिए, या फिर सेप्टिसीमिया यानी कि सेप्सिस के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव क्वेरीज रिगार्डिंग दिस वीडियो, प्लीज फील फ्री टू कमेंट डाउन and I'll answer them as soon as possible.
And if you like this video, please like, share and subscribe to this channel. That motivates me to make more such videos. You can also follow me in my Instagram, and I'll see you in my next video. Till then, be safe and keep studying.